Good morning, my dear students. How are you? सुप्रभात। स्वस्थ हैं? और जो मैं भेज रहा हूँ वीडियो, उस चैप्टर का पूरे बना लीजिए। जो भी सर आपको भेज रहे हैं उसको बना लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास में हम उसको देखेंगे। और इससे पहले की बात है कि आप किताब अवश्य खरीद लीजिए। यदि किताब नहीं खरीदते हैं तो बनाएंगे क्या चीज़ से। इसलिए अभिभावक महोदय से भी निवेदन है कि जितना जल्द हो सके किताब अवश्य खरीद लीजिए। तो देखें आगे हम लोग क्या बना रहे हैं। वर्ण। वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। इतनी इधर से देख लीजिए, है ना, वर्ण कहते हैं। और ऐसे वर्ण का परिभाषा हम बोल सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। मूल ध्वनि है ना। और को क्या खंड करेंगे? कर सकते हैं ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घी, है ना, और क। तो ये सब के सब वर्ण है। तो वर्ण को दो भाग में हम लोग बांट दिए, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं। उसमें अंग अह स्वर में नहीं आता है ना। क्या? तो अ, आ, हरस ई, दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, है ना, ये स्वर है। तो अब हम स्वर और व्यंजन जो है, तो इनके उच्चारण के बारे में हम लोग देखें। वर्णों का उच्चारण, तो कोई कंठ से उच्चारण होते हैं, कंठ, डायरेक्ट कंठ। तो कंठ है ना, क, ख, ए, आ, ह और विसर्ग। क्या है विसर्ग? ये सब का कंठ से उच्चारण है। क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग, ये सब कंठ से उच्चारण है। कंठ एकदम जो जीभ इसमें नहीं सटता है इधर उधर, आ, है ना, अंदर से कंठ से उच्चारण हो रहा। अब है तालु। देखिए ये विभाग है, कंठ है, तलव्य, ये सब विभाग है। माने कंठ वाला प्रदेश कंठ विभाग कहलाता है। ठीक है ना। तो ये, अब ये स्थान का नाम है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तालु। हरसी, दीर्घी, च, छ, ज, झ, य और तलाव्य स, ये सब तालु का उच्चारण है। मूर्धन्य माने मूर्धा, मूर्धन्य माने मूर्धा। री, ट, ठ, ड, ढ, र और मूर्धन्य स। मूर्धन्य स जानते हैं ना, ये सब मूर्धन्य। तो दोनों में आप समझिए, मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं, थोड़ा सा फिगर में आप देख करके समझ लीजिए कि कौन मूर्धन्य है। थोड़ा सा फिगर आपको समझना होगा, जिसका उच्चारण आप जहां से करते हैं कुछ उसको आपको समझना होगा, और तब होगा। एक चीज, ये चीज हम आपको देखिए,
इसको देख लीजिए। तो ए मूर्धन्य में आपको देखना होगा कि मूर्धन्य क्या है। जैसे च जीभ के ऊपर वाला तालु कहलाता है, तालु। और ट जीभ उलट करके सब जब सटेगा तो उसको मूर्धा कहते हैं। ये हो गया, है ना। तो दंत प्रदेश में दंत कौन कौन, त थ द ध न, माने जीभ कहाँ सट रहा है, दांत में आकर के सट रहा है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, दंत। प्यारे बच्चों, जीभ कहाँ सट गया, आकर के दांत में सट गया, दंत हो गया। अब ओष्ठ, हर्षऊ, दीर्घऊ, देख रहा है कैसे, ओठ, मुंह कैसे बन रहा है, हर्षऊ ऊ, है ना। तो ये ओठ से उच्चारण हो रहा है, प फ ब भ म। अच्छा, नासिक है, जैसे सब में अंग, च च च म, अंग, ये सब क्या चीज है, नासिक, है ना। नाक से उच्चारण होता है। नासिक के उच्चारण कहाँ से होगा, नाक से, है ना। नाक बंद करके कहिए होगा, नहीं होगा, समझ गए ना। तो ये सब क्या, नासिक आपको कहला है, याद रखिएगा, नासिक। अच्छा, कंठ और तालु से ए और ए, कंठ और तालु दोनों का उच्चारण हो माने मिलता है। और वह जो है, वह माने दांत और ओठ, दंतोष्ठ इसीलिए कहा जाता है। और एक चीज और है, ये जो एक इसमें जो आ गया, जो मूर्धा में ही एक ड बिंदु, हालांकि ट ठ ड में बिंदु नहीं होता है, लेकिन जब कोई शब्द के लास्ट में ड आता है, कोई भी शब्द में वह बीच में या अंतिम में वर्ड आता है, तो बिंदु हो जाता है। जैसे पंडित, ड वहां होगा तो बिंदु हो जाएगा, ये सब है ना। शुरू में बिंदु नहीं होता है, तो ये सब याद रखना है, मूर्धा। अब है कि मूल स्वर से शब्द, मूल स्वर क्या, मूल स्वर क्यों है। जैसे अ, डायरेक्ट शब्द में अ आ, देखिए मूल स्वर से शब्द बनाए हैं। जैसे मूल स्वर क्या है, स्वरवर अ आ, तो अचार, आम, उधार, लिख दीजिए उधार, उधार माने डायरेक्ट स्वर का ही, अगर सीधे स्वर का अगर शब्द में प्रयोग हो जाता है तो इसको मूल स्वर कहते हैं। अब मात्रा रूप में स्वर, स्वर का प्रयोग अगर मात्रा रूप में होता है, जैसे किताब एक रूप में हो रहा है, तो क में ई की मात्रा से हुआ, तो मात्रा रूप में हो गया। जैसे मात्रा अ, तो अ का मात्रा नहीं होता है, याद रखिएगा, अ का कोई मात्रा नहीं। लेकिन आ से होता है, आ, हसी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ, औ, इसका अ का कोई मात्रा नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये मात्रा रूप में स्वर हो गया, शब्द में प्रयोग, व्यंजन में प्रयोग हो गया इस शब्द का, समझ गए ना। और ये सब ध्यान देना होगा। और एक चीज और मैं बतला रहा हूं कि र में उ, हर्षव और दीर्घव की मात्रा, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है।
जैसे र में हर्षों की मात्रा तो रू लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट ऐसे कर देंगे तो हर्षौ हो गया, अब उलट के लिख देंगे जैसे र लिखे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे घुमाइए तो दीर्घौ रू होगा। इसमें आदमी गड़बड़ होता है, दोनों लगता है कि एक ही है, लेकिन एक नहीं है। एक डायरेक्ट ऐसे आ गया था, रू हर्षौ ऊ की मात्रा हो गया, और अगर उलट कर करके आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऐसे आया ऐसे, देखिएगा यहाँ से ऐसे आया ऐसे उल्टा, अब डायरेक्ट ऐसे आया तो उसको जैसे रुपए, रुपए में हर्षौ रू है और रूप में दीर्घौ रू है। ये सब ध्यान देना है, क्योंकि व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण की परिभाषा आप जानते हैं। किसे व्याकरण कहते हैं? आप पढ़े थे, क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है जो शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखलाता है। वह क्या कराता है? व्याकरण कराता है। तो ये सब समझना होगा कि कौन में हर्षौ रू रह है और कौन में दीर्घौ रह है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज अब प्यारे बच्चों जानना है कि उच्चारण के समय तो ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ हर्षई, अ हर्षई, हर्षौ री, ये सब ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर अब देख लीजिए, आ, तो आ दीर्घ है, इसको आ न कहते हैं, इसीलिए इसको हर्षई कहते हैं। दीर्घई है, दीर्घौ, ऐ, औ, ओ, ये दोनों दीर्घौ है, ध्यान देना। अब पुलुट, जब जिस स्वर का उच्चारण करने में 3 गुना समय लग जाए, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, बहुत से देखे होंगे, ज्यादा संस्कृत में होता है ऐसे, तो ओम, इसको उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है। जैसे हे राम, ड जैसा ये हो जाता है, लेकिन उच्चारण अ होता है। राम है ना, ओयम, अ का उच्चारण होता है, लेकिन इसी को प्लुट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जिस स्वर का उच्चारण में तिगुना, दुगुना नहीं, तिगुना समय लगे अन्य स्वर के अपेक्षा। ओम, राम, अ का उच्चारण होता है, हे राम कहते हैं ना, ये सब। अब देखना है कि उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर, तो जो अग्र स्वर माने जीव के आगे के भाग से जो उच्चारण होगा, हर्षई, दीर्घई, री, ए, ये जीव के आगे के भाग से उच्चारण होता है, इसीलिए अग्र स्वर कहते हैं। और पार्श्व स्वर जो जीव के पीछे के भाग से उच्चारण होता है, कौन कौन? दीर्घऊ, हर्षऊ, दीर्घऊ, आ, ओ, औ, है ना। लेकिन मध्य स्वर मात्र एक है, याद रखिएगा। मध्य स्वर कितना है? मात्र एक है। कौन? ओ, ध्यान दीजिएगा, अ कौन स्वर है प्यारे बच्चों? अ मध्य स्वर है, याद रखिएगा। और उच्चारण में प्रयुक्त के अंग के आधार पर स्वर को अगर कहें तो हम बांटते हैं, जानते हैं? इसको पहले समझिएगा। निर्नासिक, जिसको डायरेक्ट मुंह से उच्चारण खाली हो जाता है, अ, आ। और अनुनासिक स्वर, एकरा में कौन अनुनासिक स्वर कौन है? याद रखिएगा, अनुनासिक स्वर। अब यह देख लेना है प्यारे बच्चों कि अनुस्वर और अनुनासिक स्वर में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इसको अनुस्वर कहते हैं, ये भी नाक से उच्चारण होता है। और अनुनासिक स्वर, यहां देखिए पहले, अनुनासिक स्वर
ऊपर बिंदु, आंख लिखते ना है, तो चंद्र बिंदु। तो ये चंद्र बिंदु वाला जो है, याद रखिएगा, ये सब के सब अनुनासिक स्वर कहलाता है। कौन? जो चंद्र बिंदु, आंख, आंख है ना, तो ये अनुनासिक स्वर। और जैसे अंग, तो ये जो है अनुस्वर कहलाता है। अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर और अनुस्वर में अंतर है। अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। और अनुस्वर में केवल बिंदु होता है। दोनों में अंतर है ना, चंद्र बिंदु और बिंदु, समझ गए ना। जब ऐसे कर कर करके ऐसे जब हो जाएगा तो इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और वो अनुनासिक स्वर में होगा। और अनुस्वर में, अनु माने छोटा, नाम से स्पष्ट है। अनु माने छोटा, है ना। अब स्वर है लेकिन इस पर बिंदु है, तो ये भी नासिक है, नाक से ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। अब विसर्ग, विसर्ग तो आप जानते हैं, कह, ये संस्कृत में ज्यादा प्रयोग है। अतः, प्रातः, है ना, या बहुत जगह क्या, गतः, पठतः, ये सब लगा देते हैं। समझ गए ना। रामः, रामः गच्छति, रामः, ये सब विसर्ग संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन को अगर समझे तो व्यंजन तो वर्ण जन्म करते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण हो गए। व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है, वो व्यंजन वर्ण हुआ। ये तो मैंने पहले भी बताया है ना। तो व्यंजन वर्ण कौन? क, तो क और अ, है ना, स्वर वर्ण के सहायता से ही उच्चारण होगा। तो उसमें स्पर्श स्वर, स्पर्श स्वर में क्या होता है कि जीभ मुंह के अन्य भागों में जो, जीभ मुंह के अन्य भागों में जो स्पर्श करके होता है उसको स्पर्श स्वर कहते हैं। याद रखो, जेकरा में ड और ढ छूट जाता है, बिंदु वाला ड और ढ, बिंदु है ना, ड में और ढ में बिंदु वाला, च छ ज झ नहीं, ट ठ ड, वो ड ना है, ये अलग से है बिंदु, उसमें बिंदु नहीं होता है। ढ देख रहे हैं ना, उसको छोड़ करके बाकी सब, जैसे क, है ना, ख, ग, ये सब के सब जो है आपको स्पर्श, क्या चीज में, स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। याद रखिएगा, कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन है। अब हम लोगों को देखना है कि अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क्या है? समझिए, जिसके उच्चारण करने में कम ऊष्मा निकलता है। याद रखिएगा, कम ऊष्मा, य, र, ल, व, अंतःस्थ व्यंजन हुआ। और ऊष्म व्यंजन जिसमें ज्यादा ऊष्मा निकले, स, चाहे वो तलावे सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा भी कहते हैं, हा, इसमें भी निकलता है ऊष्मा, इसलिए इसमें ऊष्म वर्ण कहते हैं। स, पहले हवा ज्यादा निकलता है, वायु ज्यादा निकलती है ना। अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का, माने पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, य, र, ल, व, ये सब जो है अल्प प्राण हुआ। पहला जैसे क के बाद कौन, ख छोड़ दीजिए, ग, फिर घ छोड़ दीजिए, अंग, माने प्रत्येक वर्ग का, माने क वर्ग का, ख, च वर्ग का, माने पहला
तीसरा और पांचवा इसके साथ य र ल व है ना, य र ल व लिखिए दीजिए ना भाई, ल व, ये सब अल्प प्राण हुआ। अब महाप्राण तो दूसरा जो हो गया, मैंने दूसरा और चौथा, और तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सब के सब कौन हो गया, महाप्राण हो गया। माने अल्प प्राण में कम, थोड़ा कम उससे उच्चारण में समय लगता है, महाप्राण में कुछ ज्यादा लगता है, उसमें ज्यादा निकलता है। और संयुक्त व्यंजन क्या है, जिसमें दो व्यंजन के मिलने से बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जैसे छ, छ क्या, क और स मिला छ, त्र, त और र मिला, य, ज और य मिला, स्र है ना, श और र मिला। उसी तरह से ये भी संयुक्त व्यंजन में ही आते हैं। अस्थ आधा, एक क्या है, श और थ है, अर्ध, अर्ध श और थ है ना, प्रयोग करते ना, ई आधा त और न, जैसे लिखते हैं रत्न, रत्न लिखेंगे तो रत्न आएगा ना, तो उसी तरह से। और एक होता है संयुक्त व्यंजन, और एक होता है द्वित्व व्यंजन। जैसे लिखते हैं क्या चीज, माने एक ही वर्ण जब दो बार प्रयोग होता है, एक अर्ध वर्ण है वो पूरा। जैसे ये क्या चीज है, लिखे ना, लज्जा, जज संयुक्त, उत्तर तथा संयुक्त। तो ये सब के सब द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है, वो संयुक्त नहीं कहलाएगा। लला संयुक्त नहीं, संयुक्त नहीं है, ये द्वित्व व्यंजन है। संयुक्त भले है लेकिन ये द्वित्व, द्वित्व मैंने दो बार इसी का प्रयोग हो रहा है ना। तो ये सब याद रखना है। और कुछ प्यारे बच्चों आगत है, आगत जैसे वह है हिंदी में, आगत वह हिंदी में ये है नहीं, जैसे लिखते ना डॉक्टर, तो जिसको कहते हैं क्या चीज है, अर्ध चंद्र, अर्ध चंद्र। तो ये क्या चीज है, अर्ध है, ये भी आगत है, डॉक्टर है ना। लेकिन ये जो देख रहे जल लिख करके नीचे बिंदु, जिसको कहते हैं कि जज्बा, ये सब फारसी से आया है ना, ये सब विदेशी है। अंग्रेजी शब्दों में ज्यादा ये अर्ध चंद्र का प्रयोग होता है, ये उर्दू शब्द में ज्यादा होता है, जफर, देखे ना, फल लिख करके नीचे बिंदु, ये आगत, आगत बने विदेश से आया। अच्छा, वर्ण विच्छेद जैसे कक्षा है, तो इसमें कौन कौन वर्ण है, तो क कहते हैं तो अ आता है, तो जिसमें हलंत ये लगा दिया जाए, इसका मतलब आपको समझना होगा कि वो अर्ध वर्ण है, उसका में से अ निकाल दिया गया, याद रखना है। जिसमें यह हलंत लगा जाए उसको हल कहते हैं, ऐसे हल हम कहते हैं। तो लगा दिया जाए, एक मतलब क्या है, इसमें से ईश्वर निकल गया है ना, तो क अ। अच्छा, और ये संयुक्त है व्यंजन, तो संयुक्त में क और कौन सा, मूर्धन्य स, और आ की मात्रा है, तो आ, तो क्या हो गया, कक्षा है ना। अगर आप कुछों के लिखिए ना भाई, जैसे लिखते हैं क्या चीज, काम, काम, इसको कैसे आप विच्छेद करेंगे, क में आ की मात्रा आ गया, आ, अब म में भी हलंत लगाएंगे, अ, तो यह सब इसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। या ऐसा शब्द दे देगा वर्ण बनाने के लिए देगा, तो ज्यादा आप संयुक्त वर्ण में गड़बड़ा जाइएगा, इसको देखिएगा तो लगेगा कक्षा है लिखना है, नहीं, लेकिन कक्षा है। ये संयुक्त जो व्यंजन है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब चार में ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए याद रखना है कि कौन क्या चीज के मिलने से बना है, ठीक है ना, कि लिख दे इसको, क्या क और कौन, मूर्धन्य स, छ, त्र, त और र,
ठीक है ना। त और र समझ जाइएगा, जगह न है ना। ज्ञ ज और य, ज्ञ को लिख देते हैं ज और क्या य, ऐसे लिखते ना यहाँ, ठीक है। यहाँ है ना, स और र, स। तो ये सब भुलाना नहीं है, कहीं किसी प्रकार से दे देगा। और पूरे जो मैं इसके अभ्यास के लिए भेज रहा हूँ पूरे आप बना लेंगे। धन्यवाद।